Hello students, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back with class 6 Social Science Geography, and in this video we are going to study chapter number 5 of Geography, and this chapter is Major Domains of the Earth. So जैसे हमने earlier chapters complete किए हैं line by line reading के साथ, detailed explanation के साथ, same वैसे ही हम ये chapter को भी finish करने वाले हैं, line by line read करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी दिए हुए हैं वो समझेंगे, डायग्राम्स को समझेंगे एंड फिर एंड में क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर 5 जो कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर इन द सेंस आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब माइंड से जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में नॉलेज है वो क्लियर नहीं होने वाला है। आपके जो कंसेप्ट या फिर डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर मिल जाएंगे। सो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमें क्या पढ़ना है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर मेजर डोमेन्स का मतलब क्या है? सो मेजर डोमेन्स से मतलब क्या हो जाता है कि अर्थ जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि अर्थ पे आप देखोगे सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर है, एयर है एंड देन उसके बाद लैंड, स्टोन है। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट होने की वजह से डोमेन्स डिवाइड कर दिए हैं। So as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human being can live here because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth. तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहां पर की लाइफ है, बाकी और किसी प्लैनेट पे जो लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट नहीं है। अर्थ पे ही ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि लाइफ पॉसिबल बनाते हैं। सो इसीलिए ह्यूमन बीइंग, लैंड, वाटर एंड एयर जहां पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लैनेट पे अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. तो अब अर्थ सरफेस जो है वहां पर ये थ्री मेन कंपोनेंट्स लैंड, वाटर एंड एयर कंबाइन होते हैं, एंड जहां पर ये कंबाइन होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं, वहां पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. तो ये जो थ्री कंपोनेंट्स हैं उनके एक स्पेसिफिक नेम है। तो क्या है, जो सॉलिड पोर्शन है ना अर्थ का जिस पे हम रह रहे हैं उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एंड जो गैसियस लेयर है, गैसेस की एक लेयर है जो पूरे अर्थ को सराउंड किए हुए है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। तो ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। Water covers a very big area of the Earth's surface and this area is called the hydrosphere. So water क्या है, एक बहुत बड़ा सा एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस का, एंड इस एरिया को बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो थ्री कंपोनेंट्स एंड थ्री डोमेन्स फॉर्म हो रहे हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अगर हम इनके वर्ड ओरिजिन पे जाएं तो लिथोस का मतलब है, जो कि ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, स्टोन। एटमॉस्फेयर में से सिर्फ एटमॉस वर्ड को देखा जाए तो उसका मतलब होता है वेपर, एंड हाइड्रोस्फीयर में से हाइड्रो को मतलब होता है क्या, वाटर। सो ये जो डिफरेंट स्फीयर्स एंड डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोन और द लैंड। लैंड में बेसिकली क्या है, स्टोन्स, रॉक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ स्टोन है। एटमॉस्फेयर गैसेस की एक लेयर है, दैट मीन्स कि गैसेस काफी सारे वेपर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये हो गया वेपर। एटमॉस का मतलब क्या हो गया, वेपर। एंड हाइड्रोस मीन्स क्या होता है, वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या शो करता है, वाटर बॉडी शो करते हैं। जितना भी अर्थ पे वाटर है इन डिफरेंट फॉर्म्स वो सब किस में आ जाता है, वाटर हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो हाइड्रोस्फीयर अलग अलग फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर हो सकता है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, दैट मीन्स वाटर के फॉर्म में हो, या फिर वाटर वेपर या मॉइस्चर के फॉर्म में हो। The biosphere is a narrow zone where we find land, air and water together which contains all life forms, all forms of life. तो biosphere क्या है, एक narrow zone है जहां पर कि land, water and air combine होते हैं, overlap करते हैं, interact करते हैं, and इसीलिए वहां पर जो है वो life exist करती है। तो अब ये जो domains हैं उनको हम individually भी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्या, lithosphere।
द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे बोल रहे हैं हम क्या, लिथोस्फीयर। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जो भी रॉक्स हैं अर्थ क्रस्ट की एंड थिन लेयर्स जो हैं सॉइल के, एंड उसमें और क्या है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करते हैं। दिस all comes under the lithosphere. There are two main divisions of the earth. अब अर्थ सरफेस जो है ना उस पे दो डिविजन्स हैं। क्या क्या डिविजन्स हैं? एक तो है द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड मास है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स, एंड ये किस में इंक्लूड होगा, लिथोस्फीयर में इंक्लूड होगा। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। एंड जो लार्ज वाटर बॉडीज है वो क्या है, ओशियंस बेसिन्स हैं, जो कि आएंगे किसमें, हाइड्रोस्फीयर में। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो जितने भी ओशियंस हैं वर्ल्ड की वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जॉइंट हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। तो आप यहाँ पर जितनी भी वाटर बॉडीज देखोगे वो सब आपस में कनेक्टेड है, पूरा वाटर जो है वो मिला हुआ है, और उसके बीच में कहीं कहीं से लैंड मास है। तो लैंड मास जितने भी सारे हैं वो सब क्या कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये येलो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है, बट नॉर्थ अमेरिका एंड फिर यहाँ पर यूरोप जो है इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर ये तीनों जो है आपस में कनेक्टेड है, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। उसके बाद अगेन जो एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, मतलब छोटा छोटा सा आइलैंड्स है, उसके बाद आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ओशियंस तो सारे कनेक्टेड है बट नॉट ऑल द लैंड मासेस आर इंटरकनेक्टेड। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। तो सी वाटर का जो लेवल है ना वो हर जगह सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। एंड लैंड का अगर एलिवेशन मेजर करना होता है ना तो वो सी के लेवल से किया जाता है, जिसको लेते 0, एंड फिर उसके ऊपर जो भी हाइट है उसको मेजर करते जाते हैं। The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 मीटर above the sea level. तो जो highest mountain peak है ना जिसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर है, कितना सी लेवल के ऊपर है, मतलब सी लेवल के ऊपर माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर हाई। And the greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine the depth of sea is much more than the highest point? So जो sea की depth है, deepest point कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच पे है, जो कि 11,000 approximately 11,000 मीटर बिलो है। सो अब इससे इमेजिन किया जा सकता है कि सी वाटर के बिलो भी बहुत ज्यादा डेप्थ है, मतलब इवन ज्यादा ही है। सी एक लेवल लिया, एक बेस लेवल लिया, सॉरी ये एक बेस लेवल लिया सी का। अब इसके बॉटम पे जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां पर 11,000 मीटर्स है, एंड ऊपर सिर्फ कितना है, 8,848 मीटर्स है। सो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि सी के नीचे भी बहुत डेप्थ है एंड सी के ऊपर भी हाइट जो है, और जो फिजिकल फीचर्स जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, दे आर अबव सी ऑल्सो एंड बिलो द सी ऑल्सो। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है लिथोस्फीयर के अंदर ही आएगा, दैट इज कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स किससे बन रहे हैं, लैंड मासेस जो है वहां पर कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज वाई ये किसके अंदर में आएंगे, लिथोस्फीयर में आएंगे। देयर आर सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो टोटल आउट ऑफ द टोटल कॉन्टिनेंट्स जितना भी अर्थ के ऊपर लैंड मासेस है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, एंड ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये समहाउ वाटर बॉडीज में सेपरेटेड हैं। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. So ये जो continents है ये कौन कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। Look at the map of the world and notice that the greater part of land mass lies in the northern hemisphere. So अगर आप ये वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली समझ आता है ये है नॉर्थ पार्ट एंड ये है साउथ पार्ट। तो जो मेजर पार्ट है ना इस अर्थ का वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ क्या आ जाता है, अंटार्कटिका आता है एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो मोस्टली पार्ट कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, उनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट कौन सी है, एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। सो अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया ना
एक्सक्यूज मी, सो यहाँ पर अर्थ के सिर्फ लैंड मास एरिया है उसकी बात चल रही है, तो उस लैंड मास एरिया में से भी 1/3 पोर्शन किसके पास है? एशिया के पास है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये नॉर्दर्न साइड पर तो है बट उसमें भी पर्टिकुलरली देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया कॉन्टिनेंट से पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, तो एशिया के वेस्ट साइड पर यूरल माउंटेन रेंज प्रेजेंट है और उस माउंटेन रेंज के नेक्स्ट साइड क्या है? यूरोप कॉन्टिनेंट है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, दैट इज यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया का कंबाइंड लैंड मास क्या हो जाता है? यूरेशिया हो जाता है। बस यहाँ पर बीच में एक माउंटेन रेंज आ जाती है, इसीलिए ये दोनों कॉन्टिनेंट जो है वो सेपरेटेड है। उसके बाद सेकेंड कॉन्टिनेंट आती है यूरोप। सो यूरोप का जो साइज है वो एशिया के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। तो कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया एंड एशिया के वेस्ट में है कौन सी कॉन्टिनेंट? यूरोप कॉन्टिनेंट। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। तो जब आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास होता है ना, इसलिए वहां पर काफी टाइम तक के लिए विंटर्स होते हैं। एंड ये किससे बाउंडेड है? 3 साइड से, वाटर बॉडी से भी बाउंडेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें और उसको लोकेट करने के लिए बोला जाए तो कहाँ पर देखना है? आर्कटिक ओशन के पास देखना है। नेक्स्ट क्या देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। अफ्रीका एंड एशिया अगर दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच में आएगा। यूरल माउंटेन अगर कहीं पर दिए होंगे मैप में तो उसके नियर बाय बताना है, और उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से लोकेट किया जा सकता है कोई भी प्लेस। देन नेक्स्ट आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इट इज द सेकेंड लार्ज कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो आफ्टर एशिया सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट हो गई। सेकेंड नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका आता है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो इक्वेटर है या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है ना, वो कॉन्टिनेंट के मिडिल से पास होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पार्ट है ना, जो अफ्रीका का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लुक एट द फिगर 5.1, यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू व्हिच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। सो अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है, अगर हम फिगर 5.1 में फिर से देखें तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों ही पास होते हैं। एंड जो मिडिल इक्वेटर है 0 डिग्री वो ऑलमोस्ट सेंटर से पास होता है, और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अब अफ्रीका की में बहुत सारी स्पेशल चीजें। सबसे फर्स्ट क्या हो गया? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। उसके बाद जो इक्वेटर दैट मीन 0 डिग्री है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट के मिडिल से पास होता है। उसके बाद थर्ड स्पेशलिटी क्या है कि कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों पास होते हैं। फिर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सी, और सारे चारों साइड से इसमें क्या है? सी से बाउंडेड है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू द अफ्रीका। सो लार्जेस्ट डेजर्ट तो है ही, साथ साथ जो लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है वो भी अफ्रीका से ही फ्लो होती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप। तो हमने अभी मैप में देख ही लिया है कि कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास हो रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आती है नॉर्थ अमेरिका। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो नॉर्थ अमेरिका कौन से नंबर पे आती है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाती है ये। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नोन स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। सो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका से ज्वाइंट काय से है? एक नैरो पीस ऑफ लैंड से ज्वाइंट है, एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है उसको क्या बोला जाता है? इस्थमस बोला जाता है। एंड ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो इस्थमस है उसको बोलते हैं क्या? उसका नेम है पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीटली कहां पर है? इंडिया एंड नॉट इंडिया, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। 3 ओशियंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशियंस? 3 ओशियंस जो है वो इसको सराउंड करते हैं।
तो इनके नेम क्या क्या है वो भी हम मैप में देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को ये ज्वाइन कर रही है, दैट इज इस्थमस, नैरो पीस ऑफ लैंड इन द वाटर बॉडी। कौन से 3 सी है और ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, एंड यहाँ पर आ जाएगा क्या आर्कटिक ओशन, एंड बॉटम साइड पे यहाँ पर सदर्न ओशन है, बट यहाँ पर फिर क्या है अंटार्कटिका है। सो यहाँ पर हो गया आर्कटिक ओशन, हियर इज द पैसिफिक ओशन एंड हियर इज द अटलांटिक ओशन दैट सराउंड्स द नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में स्पेशलिटी क्या हो गई, 3rd लार्जेस्ट है, साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा से लिंक्ड है। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 oceans surround it on the east and west side। तो साउथ अमेरिका कहां पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, एंड 2 ओशंस इसको सराउंड कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट साइड एंड द वेस्ट साइड, जो कि इस मैप में देख के आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि नॉर्थ अमेरिका के सराउंडिंग में कौन से ओशंस हैं, वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है द ओशंस अराउंड द साउथ अमेरिका। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो भी कहां पर लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर पास हो रही है कहां से, अफ्रीका में है, एंड वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन वो कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आती है ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट थिंग कंप्लीटली, सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। उनमें से ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट भी है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। तो ये चारों ही साइड से ओशियंस एंड सी दैट मीन्स की वाटर बॉडी से लोकेटेड है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, एंड इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आती है अंटार्कटिका। सो ये अंटार्कटिका लास्ट कॉन्टिनेंट, मतलब 7 कॉन्टिनेंट में से लास्ट है, कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि कंप्लीटली कहां पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ना उसके सेंटर में ही साउथ पोल है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, एंड इसके साथ साथ जो सदर्न हेमिस्फीयर का पोलर रीजन है ना वहां पर लोकेटेड होने की वजह से ये कंप्लीटली आइस शीट से कवर्ड होती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, एंड यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है क्योंकि आइस शीट से कवर होने की वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी परमानेंटली नहीं रह सकता। बट मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बट काफी सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन को अंटार्कटिका में सेटअप करके रखा है। इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन है, नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। सो ये दोनों रिसर्च स्टेशन इंडिया से हैं एंड कहां पर लोकेटेड है, अंटार्कटिका में, फॉर द सम रिसर्च वर्क। उसके बाद ये 5.2 में ना 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्ट्रेट एंड इस्थमस की। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज है वाटर का जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि सी या ओशन को कनेक्ट करने वाला एक वाटर का पैसेज, वो होता है स्ट्रेट। अब यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नेम क्या है, सो डू यू नो द आंसर? आंसर इज पार्क स्ट्रेट। सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक वाटर पैसेज है जो कि 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है एंड द स्ट्रेट नेम इज पार्क स्ट्रेट। और जब 2 कॉन्टिनेंट्स को या फिर 2 लैंड मासेस को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो इस्थमस है उसका नेम क्या है, पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। अब एक हमने डोमेन तो देख लिया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, लैंड मासेस। लैंड मासेस जो अर्थ पे है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डोमेन दैट इज हाइड्रोस्फीयर, एंड हाइड्रोस्फीयर में क्या इंक्लूड हो जाएगा, जो भी वाटर बॉडीज हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। सो अर्थ जो है उसको बोलते हैं क्या, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का 71% से भी ज्यादा पार्ट वाटर से कवर्ड है। एंड जैसे आपको पता है जब वाटर रिवर्स, ओशन एंड सी में है तो जनरली ब्लू कलर का दिखता है। सो अर्थ भी कैसे दिखती है, ब्लू कलर
कलर, दैट इज वाई अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। एंड 29% इज विथ लैंड। तो अब जब 71% वाटर से कवर्ड है तो रिमेनिंग कितना रहा 29, वो किससे कवर्ड होगा, लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। तो हाइड्रोस्फीयर में वाटर अपने सारे फॉर्म्स में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर लिक्विड स्टेट में जब है तो वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो। वाटर चाहे वो वेपर फॉर्म में हो, वाटर वेपर के फॉर्म में हो, मॉइस्चर के फॉर्म में हो, ग्राउंड वाटर लेवल हो, ग्लेशियर्स हो, आइस, स्नो, कुछ भी हो, वो हाइड्रोस्फीयर में ही कंसिडर होगा। As running water in ocean and river and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. So जो running water है oceans and sea और river में, ice है glacier में, underground water है, सभी किस में आता है, hydrosphere में आता है। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. तो अर्थ में जो 71% वाटर हुआ ना, जो 71% वाटर में से भी 97% जो है वो क्या है, ओशियंस में है, एंड इतना ज्यादा सॉल्टी है कि ह्यूमन यूज के लिए वो सुटेबल है ही नहीं। एंड बहुत ज्यादा जो प्रोपोर्शन है ना वो मतलब बहुत ही कम प्रोपोर्शन, क्योंकि जब ये 97%, अगर आप ये पाई चार्ट में देखो तो पाई चार्ट क्या होते हैं, सर्कुलर जो चार्ट्स होते हैं, किसी भी 2 या 3 या उससे ज्यादा चीजों का कंपैरिजन एंड कितना अमाउंट में क्या प्रेजेंट है वो शो करने के लिए, तो वो सर्कुलर जो चार्ट है वो पाई चार्ट होता है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 97% प्रोपोर्शन जो है उसमें क्या है, ओशंस हैं, बाकी सिर्फ 2.5% जो बचता है वो फ्रेश वाटर है। सो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। सो ये जो 2.5% बच रहा है ना, इसमें से भी ये है तो फ्रेश वाटर, बट इसमें से भी बहुत बड़ा एक जो प्रोपोर्शन है वो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, एंड इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर लेवल में है। और उसमें से ये जो 2.5% है ना, उसमें से बहुत ही कम सा वाटर जो है वो बचता है किस चीज के लिए, फॉर द सुटेबल ह्यूमन यूज। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. So जब इतना सारा water है, 71% part of the earth is covered with water, but still fresh water जो human use के लिए available है वो बहुत कम है। That is why at present water की जो shortage है वो सभी face करते हैं, water scarcity face करते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या है, ओशियंस आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है ओशियंस के बारे में। उससे पहले हम ये फिगर 5.3 दैट शोज कंपैरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हम ये देखते हैं। तो ये जो फिगर है ना, यहाँ पर जितनी भी कॉन्टिनेंट्स है, टोटल कितनी कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स को ये ब्लॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आंसर्स टू दीज 2 क्वेश्चंस। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द सेकेंड इज विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सी है, एंड यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर किया जाए तो कौन सी कॉन्टिनेंट बड़ी है। ये कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को काउंट करके। सो जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट कर लेंगे उससे फाइंड आउट किया जा सकता है कौन सी कॉन्टिनेंट बड़ी है, या फिर 2 कॉन्टिनेंट्स का कंपैरिजन। सो सिंपल है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको काउंट करना है, जिसमें मैक्सिमम नंबर या फिर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे दैट वुड बी द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंड सेम होगा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के केस में। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन करो तो ये यहाँ पर हम कर लेते हैं। यूरोप में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ब्लॉक्स है। यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन हो गया, यूरोप। सो सिंपली आंसर आ जाएगा। उसके बाद वापस आ जाते हैं हम ये हाइड्रोस्फीयर का जो पार्ट है, ओशियंस। सो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अभी इसके पहले जब हमने स्टार्टिंग में देखा था वहां ही था कि जो भी वाटर बॉडीज अर्थ पे प्रेजेंट है दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। वाटर बॉडीज भी यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, ओशियंस। जो 5 मेजर ओशियंस हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। द ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, एंड ओशियन का जो वाटर है वो हमेशा मूव कर रहा है। अब मेन चीज ये है कि जो ओशियनिक वाटर है वो कौन सी मूवमेंट्स शो करते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन मूवमेंट कौन शो करता है, अर्थ, जो हमने पढ़ा हुआ है अर्लियर चैप्टर में। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। और वाटर की 3 चीफ मूवमेंट जो कि ओशंस में होती हैं वो कौन कौन सी मूवमेंट है, एक तो होती है वेव्स, सेकेंड वन होती है टाइड्स, एंड थर्ड होती है ओशंस करंट। द 5 मेजर
oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean. तो कौन कौन से ओशन है इंडिया अर्थ पे? पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन है। और ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये साइज के अकॉर्डिंग है। सिंपल है तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशन होगा एंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक ओशन होगा। The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. So Pacific Ocean इतना बड़ा है कि टोटल एरिया में से जो वाटर ने एरिया कवर करके रखा हुआ है ना, उसमें से 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ सिर्फ पैसिफिक ओशन कवर किए हुए है। मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। तो मराइना और मरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है एंड वो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है। एंड लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है अराउंड 8000, बट मरीना ट्रेंच की जो डेप्थ है इनसाइड द सी दैट इज 11000। सो इट क्लियरली शोज की जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो कहां पर है? पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। तो पैसिफिक ओशन कैसा है? ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है एंड 4 कॉन्टिनेंट्स जो है इसको सराउंड कर रही है। कौन कौन सी 4 कॉन्टिनेंट्स है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज है। Look at the map and find out the location of the continents around the Pacific Ocean. अब Pacific Ocean के अराउंड कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट और वेस्ट साइड कौन से कॉन्टिनेंट्स है। तो ये आपको मैप देख के आइडिया लगेगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। देन द अटलांटिक ओशन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। इट इज एस शेप्ड, और ये किस शेप का है? एस शेप का है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। सो ये जो अटलांटिक ओशन एस शेप का है, ये जरूर आप यहाँ पर ग्लोब में देखो कि जो अटलांटिक ओशन है ना, यहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशन है, यहाँ आर्कटिक ओशन है। तो सपोज हम यहाँ से भी देखते हैं कि अटलांटिक ओशन स्टार्ट हो रहा है। सो इट गोज लाइक दिस। तो ये ऐसे जा रहा है, सिंपली क्या बना रहा है? एस शेप बना रहा है। साउथ अमेरिका से भी के नियर बाय है, नॉर्थ अमेरिका के नियर बाय है ऑन द वेस्ट साइड एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द ईस्ट साइड। सो हियर इट इज कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है वो वेस्टर्न साइड पे है एंड यूरोप एंड अफ्रीका जो है वो ईस्टर्न साइड पे है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अब जो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इससे मतलब क्या होगा कि इंडेंटेड होने की वजह से जो कोस्ट लाइन इंडेंटेड है ना, उससे एक बेनिफिट होता है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो ये इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन होने की वजह से नेचुरल हार्बर या फिर जो पोर्ट्स होते हैं ना, कमर्शियल पर्पज से देखा जाए या कोई भी गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, सो ये नेचुरल हार्बर बन जाता है। कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन एंड दैट इज वाई नेचुरल हार्बर है पोर्ट्स के लिए, तो इसीलिए क्या है? बिजिएस्ट ओशन भी है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि किसके नेम पर है? एक कंट्री के नेम पर। एंड कौन सी कंट्री के नेम पर है? इंडिया नेम पर है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर एंड ये जो ओशन है इंडियन ओशन, उसका शेप कैसा है? ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप का है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। नॉर्दर्न साइड पे क्या है? इसमें एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। सो ईस्ट साइड पे इंडियन ओशन के ऑस्ट्रेलिया है एंड देन वेस्ट साइड पे अफ्रीका है और नॉर्दर्न साइड पे क्या है? एशिया है। द सदर्न ओशन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और जो सदर्न ओशन बच रहा है ना, वो क्या करता है? एंटार्क्टिका जो एक कॉन्टिनेंट है उसको एनसर्कल करता है एंड साउथ लैटिट्यूड पे 60 डिग्री नॉर्थवर्ड लोकेटेड है। Then लास्ट आता है आर्कटिक ओशन। इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। तो अटलांटिक ओशन जो है सदर्न ओशन जो है वो कहां पर है? सदर्न पार्ट में है एंड आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्दर्न पोल पे आर्कटिक सर्कल में सिचुएटेड है एंड इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। सो पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन कनेक्टेड है। जब दो वाटर बॉडीज एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर से कनेक्ट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। एंड पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच की जो स्ट्रेट है उसका नेम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये किससे सराउंडेड है?
नॉर्थ अमेरिका के नदर्न कोस्ट से एंड साथ साथ यूरेशिया से। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर हमने ऑलरेडी देखा। अब आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, गैसियस लेयर है, वाटर वेपर्स की लेयर है। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ गैस की एक लेयर से कवर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो थिन ब्लैंकेट है ना एयर का, वो इंटीग्रल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है प्लैनेट का। अर्थ जो हमारा प्लैनेट है जिसपे हम रह रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। उसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन गैस जो हमें मिल रही है, दैट इज ऑल पॉसिबल। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। तो एयर का ब्लैंकेट होने की वजह से सन की हार्मफुल रेज नहीं आ पाती है एंड एयर ही हमें जो नेसेसरी गैस है ब्रीदिंग के लिए वो प्रोवाइड करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो एटमॉस्फेयर कहां तक एक्सटेंडेड है, 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंडेड है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। और ये जो एटमॉस्फेयर है इसको भी 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है एंड ये लेयर्स का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है, कॉम्पोजिशन। दैट मीन्स कि हर एक लेयर पे, क्योंकि हाइट डिफरेंट हो जाती है ना, इसी वजह से जो लेयर्स है उनका कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। सो कॉम्पोजिशन की वजह से लेयर्स डिफरेंट है, उसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंट होता है हर एक लेयर पे एंड सम अदर प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। सो यही लेयर्स अगर स्टार्ट करें अर्थ सरफेस से तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर होती है। नेक्स्ट देन होती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद होती है मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर मेनली किससे बन रहा है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। सो क्लीन ड्राई एयर में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। सो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, 78% है, ऑक्सीजन का अमाउंट है 21% और कुछ और गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है, ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, अराउंड 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑक्सीजन क्यों इसेंशियल है, फॉर ब्रीदिंग, एंड जो नाइट्रोजन है वो किस चीज में हेल्प करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयरबाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करती है, जो कि अर्थ और सन हीट रेडिएट करते हैं, वो एब्जॉर्ब कौन करता है, जो एयर है, air around the atmosphere or air around the earth in the atmosphere is present, it absorbs heat radiated by the earth and इसी से क्या होता है, planet जो है वो warm maintain होता है। It is also essential for the growth of plant and इसके अलावा plant की growth के लिए भी essential है, क्योंकि अगर आपने photosynthesis process पढ़ी हुई है so you should know कि photosynthesis process कब complete होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी एंड ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। हाइट जैसे चेंज होती है ना, तो एटमॉस्फेयर में एयर की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। तो ग्राउंड लेवल पे तो मैक्सिमम होगी डेंसिटी, बट जैसे जैसे हायर अप जाते जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ही ये डेंसिटी जो है ये चेंज हो जाती है। You know the climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air. So जैसे हाइट पे जाने से क्या होगा कि डेंसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स कि एयर का जो अमाउंट प्रेजेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर का अमाउंट जो प्रेजेंट है वो डिक्रीज होने से क्या होगा, वो डिक्रीज होने से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो आने लगेंगी। They have to carry them with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitudes। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है ना, तो उसको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाना होता है, उसके बाद ही प्रॉपरली वहां पर ब्रीदिंग की प्रोसेस परफॉर्म की जा सकती है। The temperature also decrease as we go upwards। और
हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे सिर्फ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं आती है, वहां पर हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद जो है ना, तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, एंड एटमॉस्फेयर क्या करेगा, अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड ये जो टेम्परेचर है ना और प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइट पे जाने पे पूरे ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस्ड हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरियाज में प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है एंड कुछ में कम होगा। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो एयर हमेशा जब मूव कर रही है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर हो या कोई भी और चीज हो, मतलब कोई भी लिक्विड है या फ्लूइड है, तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही मूव करते हैं। जैसे अगर आप स्टेयर्स पे से उतर रहे हो तो उतरते टाइम क्या है, आप थोड़ा सा फास्ट उतरते हो, एंड चढ़ते टाइम क्या होता है, तो थोड़ी सेफ्टी ध्यान में रहती है। वैसे ही वाटर है, तो टैंक, जिस भी टैंक में ज्यादा वाटर होगा उससे कम साइड पर जाएगा, एंड अगर ऑपोजिट मोशन में लेके जाना है तो वहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट विदाउट अप्लाइंग द फोर्स, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। सेम एयर के साथ होता है हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, एंड मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, और विंड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है और लास्ट टॉपिक, बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। सो ये जो अर्थ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब बनता है बायोस्फीयर, जो कि क्या होता है, डोमेन ऑफ लाइफ है। The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. So biosphere जो है ना, वो land, water and air के बीच के contact की एक narrow zone है। It is in this zone that life that is unique to this planet exists. So इसी zone की वजह से, मतलब biosphere जो zone है ना, उसी zone की वजह से अर्थ planet पे life exist कर पा रही है। There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. तो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज हैं जो कि साइज में वेरी करते हैं, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया जो है, एंड ह्यूज एनिमल्स तक है, मतलब अलग अलग साइज और शेप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, वो सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं एंड इस बायोस्फीयर में रह रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और ये इंटरलिंकिंग आपको फूड चेन एंड फूड वेव जो साइंस में टॉपिक है उससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, सम एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो बायोस्फीयर के जो ऑर्गेनिज्म है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक हो गया प्लांट किंगडम एंड दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। जितने भी प्लांट हैं वो आ जाएंगे प्लांट किंगडम में, एंड जितने भी एनिमल लार्जर और स्मॉलर वो सब आ जाएंगे किसमें, एनिमल किंगडम में। 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। तो जो 3 डोमेन्स होते हैं ना अर्थ के, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड एक दूसरे को किसी ना किसी वे में अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है फॉरेस्ट की कटिंग। अगर फॉरेस्ट कट किया जा रहा है वुड की नीड फुलफिल करने के लिए, या फिर लैंड क्लियर किया जा रहा है किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए, सो इससे क्या होगा, सॉइल जो है ना वो बहुत फास्टर रेट से मूव करने लगेगी, मतलब सॉइल का रिमूवल होने लगेगा, सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे वहां पर तो जो सॉइल बाइंड थी प्लांट की रूट से वो फ्री हो जाएगी एंड फिर विंड और वाटर के साथ इजीली फ्लो होने लगेगी। सिमिलरली द अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। कई बार अर्थक्वेक आ जाते हैं या कोई और दूसरी नेचुरल कैलेमिटी, उससे अर्थ की भी सरफेस में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जैसे कि अभी रिसेंटली जो इंडिया में सुनामी आई थी, रिसेंटली इज ऑलमोस्ट बिफोर 7 to 8 years। तो उस टाइम पे जो सुनामी आई थी उसकी वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कुछ जो पार्ट है वो कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज्ड हो गया है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब जो वेस्ट मटेरियल वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, डंप होता है, सो उससे वो वाटर क्या है, अनसुटेबल हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है एंड फिर ह्यूमन यूज के लिए सुटेबल नहीं बचता। इट ऑल्सो डैमेजेस
अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एंड ये लाइफ के जो दूसरे फॉर्म्स है ना, जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हो गए और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। तो जब इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स है और पॉल्यूट होगी ना एयर, तो कब होगी, जब इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल से एमिशन होगा हार्मफुल गैसेस का, वेस्ट गैसेस का, तो उससे एयर पॉल्यूट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एयर में प्रेजेंट है एंड वो अर्थ को वार्म करने में हेल्प करता है और प्लांट्स को भी फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। बट ये चीज बहुत अच्छे से याद रखने की है, कार्बन डाइऑक्साइड एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक तो बहुत यूजफुल है, बट वो अपनी कंसंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट अगर उसका हुआ, ज्यादा क्वांटिटी उसकी बढ़ी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। मतलब थोड़ा बहुत है तो अर्थ को वार्म करेगा, बट उससे ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर एक्सीड होने लगेगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। एंड जब ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए क्या नेसेसरी हो जाता है कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं हम उसका सस्टेनेबल यूज करें, जिससे कि अर्थ के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों के बीच में बैलेंस बना रहे। अगर ये हम करते रहेंगे so that would be useful and helpful for us as well as for the coming generations. So यहाँ पर ये चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन एंड होता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स क्या हैं? तो बहुत सिंपल है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है कितनी है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। क्या क्या नेम है जल्दी से आपको पता ही है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका डिफरेंट है, मतलब नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, तो होगी टोटल 7 कॉन्टिनेंट। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की भी अभी यहाँ पर तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है जो हम चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली कौन सी कॉन्टिनेंट है? एक तो गई अंटार्कटिका जो सदर्न पोल पे ही है, एंड दूसरी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए वहां पर ना टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब जब बाकी सारे कंट्रीज में समर सोलिस्ट होता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा, एंड जब बाकी कंट्रीज में विंटर है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ी हुई हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्थ का 71% पार्ट जो है वो कवर्ड है किससे? वाटर से, एंड वाटर जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, दैट इज व्हाई अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। एंड बाकी का 29% किससे कवर है? बाय लैंड। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरे के पूरा जो अर्थ है ना उस पे मोस्टली जो लैंड है वो कहां पर है, कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्दर्न डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। दैट इज व्हाई जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको लैंड हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो लाइफ है वो सिर्फ बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट कर पा रही है बायोस्फीयर में लाइफ? क्योंकि जो लाइफ के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, वो सब सिर्फ बायोस्फीयर में ही प्रेजेंट है। एंड जब ये 3 कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करेंगे और ओवरलैप करेंगे उससे ही बनता है क्या? उससे ही बनेगा बायोस्फीयर। दैट इज व्हाई सिर्फ बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में भी फर्स्ट है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। तो यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाले रेंज का नेम क्या है? तो इट इज द यूरल्स। तो यूरल्स जो है वो उसको सेपरेट कर रहे हैं। देन सेकेंड इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो किससे लिंक्ड है? साउथ अमेरिका से। कैसे है लिंक्ड? सो इट इज लिंक्ड बाय एन इस्थमस, एंड इस इस्थमस का नेम है क्या? पनामा। थर्ड है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज। तो एटमॉस्फेयर का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है? कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है? अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों प्रेजेंट है, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? इट इज नाइट्रोजन। देन फोर्थ इज द डोमेन ऑफ द अर्थ
कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज, तो अर्थ का जो डोमेन जहां पर सॉलिड रॉक्स है वो कौन सा है, लिथोस्फीयर है। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एंड यहाँ पर भी क्या बोला है, सॉलिड रॉक्स इस डोमेन में है। सो आंसर हो गया क्या, लिथोस्फीयर। फिफ्थ इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। उसके बाद आता है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो दिस इज द सीक्वेंस। फॉर अभी यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा एशिया। देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज, अर्थ के पे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, सो इट इज मराइना ट्रेंच। ये कहां पर है, ये है पैसिफिक ओशन में है, तो ये हो गया आंसर मराइना ट्रेंच। देन सेकेंड इज द ब्लैंक ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री के नेम पे है, आंसर इज इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया क्या है, एक कंट्री है। यू ऑल नो वेरी वेल, हम जिस कंट्री में रहते हैं वो है इंडिया, एंड इसीलिए इंडियन ओशन जो इंडियन वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है, इंडिया से ही डिराइव हुआ है। देन उसके बाद आता है थर्ड वन इज द ब्लैंक इज अ नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो कौन सा एक नैरो पीस ऑफ लैंड है या फिर कॉन्टेक्ट जोन है लैंड वाटर एंड एयर की जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, सो इट इज बायोस्फीयर। देन उसके बाद है फोर्थ, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, तो यूरोप एंड एशिया जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, राइट। फिफ्थ आता है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है इट इज अराउंड 8,848 किलोमीटर हाई। सो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक जो वर्ल्ड की हो गई वो हो गई माउंट एवरेस्ट। सो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, जहां पर हमने जो अर्थ के मेजर डोमेन से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इनके बारे में देखा। फिर जहां पर ये थ्री कॉम्पोनेंट्स और डोमेन्स ओवरलैप करते हैं एंड इंटरैक्ट करते हैं तो बनता है बायोस्फीयर। देन लिथोस्फीयर के पार्ट्स में आ जाता है क्या, कॉन्टिनेंट। हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा ओशंस, एंड एटमॉस्फेयर की भी जो है डिफरेंट लेयर है। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में देखा। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो समझ आए होंगे। बट इन केस कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, जिससे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में एंड इसके अलावा जो अर्लियर चैप्टर्स आएंगे उनमें भी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।